नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी जोन और मेरा नाम है दीपक कश्यप। और आज मैं हिंदी साहित्य में जो प्रमुख कवि हैं, चाहे वो यूपी के लिए हों या उत्तराखंड के लिए हों या किसी सेंटर के एग्जाम में जिसमें हिंदी आते साहित्य आता है उसके लिए हों, मैं वो एक उसमें सीरीज शुरू कर रहे हैं कि हम राइटर पढ़ाएं, उसमें उनकी पूरी जानकारी दें। तो आज हम पहले राइटर पढ़ा रहा हूँ, उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, चलो जी इनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले सवाल है भाई कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इनका मूल नाम क्या था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मूल नाम क्या है भाई? इनका नाम है मूल नाम बैजनाथ द्विवेदी। बैजनाथ द्विवेदी। तो ये आपसे सवाल पूछ सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का असली नाम क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का असली नाम है बैजनाथ द्विवेदी। इनके जन्म की बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म जो था वो 19 मई 1907 को हुआ था भाई। कब हुआ था भाई? 19 मई 1907 को हुआ था। कहां पे? बलिया में। बलिया कहां पे भाई? यूपी में। ठीक है जी। चलो जी, इनकी मृत्यु 1979 में हुई थी भाई। ठीक है जी। कहां पे? दिल्ली में। चलो जी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का उनका असली नाम है बैजनाथ द्विवेदी। 19 मई 1907 को इनका जन्म हुआ बलिया यूपी में और 1979 में दिल्ली में इनकी डेथ हो गई। चलो कोई बात नहीं। अब बात करते हैं इनके थोड़ी सी अलग चीजें, जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को, भाई ने शॉर्ट में लिख रहा हूं, हजारी प्रसाद द्विवेदी को क्या बोलते हैं? आलोचक कवि माना जाता है जी। क्या बोलते हैं भाई? आलोचक कवि माना जाता है जी। और आलोचक कवि कौन से नंबर के? आलोचक कवि भी नंबर 2 के, यानी नंबर दूसरे हैं। तो पहले कौन हो जाएंगे भाई? जिन्होंने मेरी पहली वीडियो देख रखी है उन्हें पता होगा कि हाँ भाई आलोचक कवि नंबर 2 कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पहले कौन से हैं? पहले है भाई रामचंद्र शुक्ल। इन्हें प्रथम आलोचक कवि माना जाता है भाई। तो सवाल कैसे पूछा जाएगा? सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सा आलोचक कवि माना जाता है। तो सेकंड नंबर के आलोचक कवि हैं। नंबर 1 क्या भाई? नंबर कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। इनके बचपन का नाम, जो इनका मूल नाम था, बैजनाथ द्विवेदी है। 19 मई 1907 को इनकी बलिया में इनका जन्म हुआ और 19 अगस्त 1979 में दिल्ली में इनकी डेथ होगी। चलो जी कोई बात नहीं, यहां तक भी सही है। देखो जी, अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। ठीक है जी। अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल क्या है भाई कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की जो भाषा है, या कबीर जी को क्या बोल रहा है, कबीरदास जी को क्या बोल रहा है? वाणी का डिक्टेटर यानी तानाशाह कहा है। तो इन्होंने क्या कहा भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को, किसे भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को वाणी का तानाशाह कहा है भाई। कोई दिक्कत यहां तक? तो आपसे पूछ ले कि किसने कबीरदास को वाणी का तानाशाह कहा है। तो आपको याद होना चाहिए किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तो भाई ये एक लास्ट क्वेश्चन बनता है। सवाल क्या बनता है सबसे इंपोर्टेंट कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के प्रारंभिक काल को क्या बोल रहा है। तो याद रखना, इन्होंने हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल क्या है भाई, यानी प्रारंभिक काल को क्या बोल रहा है भाई? क्या बोल रहा है भाई? प्रारंभिक काल को क्या बोल रहा है? आदिकाल। अब जिन लोगों ने आदिकाल के बारे में नहीं पता भाई, वो मेरी पहली वीडियो देखें और जाके भाई उसमें पता लगा आपको आदिकाल है, भक्ति काल है, और क्या नाम आपका जी, रीतिकाल है, आधुनिक काल है, उनकी पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको और वहाँ सवाल बनने के चांसेस भी होते हैं। चलो जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि ये इनका छोटा सा बेसिक था। अब मैं इनकी ना रचनाओं के बारे में बात कर लेता हूँ कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, भाई एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो मूल नाम था वो क्या था? बैजनाथ द्विवेदी। ठीक है जी। 19 मई 1907 को बलिया में इनका, यूपी में इनका जन्म हुआ। 19 अगस्त 1979 को दिल्ली में इनकी मृत्यु होगी। ये आलोचक कवि थे। कौन से नंबर के? नंबर 2 कवि थे जी। ठीक है जी। नंबर 1 कौन हो जाएंगे? रामचंद्र शुक्ल। और इन्होंने कबीरदास जी को क्या बोल रहा है भाई? वाणी का तानाशाह डिक्टेटर भी कहा है। और इन्हें हिंदी के प्रारंभिक काल को क्या बोल रहा है? आदिकाल।
तो सवाल ऐसे पूछा जाता है कि आदिकाल को आदिकालिक किसने कहा है, तो इन्होंने कहा है। इसे मैं रब कर देता हूं और भाई इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं आगे। अब इनकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाएं, ठीक है जी। तो इनकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं भाई। अब बस साथ साथ नोट करते चलेगा कि इनकी रचनाएं पूछी बहुत जाती हैं। देखो जी, मैं रचनाएं, निबंध और इनकी कहानियां सब अलग करके लिखाऊंगा। तो इनकी पहली रचना है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, सुर साहित्य। क्या है भाई? सुर साहित्य। सवाल ये क्या पूछा गया था कि सुर साहित्य कौन से वर्ष की है, ये भी इंपोर्टेंट है भाई, जरूरी है। तो सुर साहित्य जो है भाई वो 1936 की है। पहली बात तो आप ये मान के चलोगे, यानी कि जो प्रमुख रचना में कौन सी है, नंबर 1 सुर साहित्य। कब किया? 1936 की। यहां तो कोई दिक्कत भाई। चलो जी, नंबर 2 इनकी रचनाओं में, अगली तरफ चलते हैं भाई। अगली रचना है भाई इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसका नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका। चलो जी, यहां तो कोई दिक्कत। नंबर 1 सुर साहित्य, नंबर 2 हिंदी साहित्य की भूमिका, नंबर 3, चलो जी अगली तरफ, नंबर 3 का नाम है कबीर। अब ये कबीर सिंह नहीं है, ये कबीर दास जी के बारे में, कभी यहां पर आपको कबीर सिंह दिख रहा हो, ठीक है जी। नंबर 4 कौन सी है भाई? मेघदूत। तो कोई मेघदूत किसी और की नहीं भाई, मैं कुछ और बताना चाह रहा। अब कालिदास से पहुंचे ही हो, मेघदूत कालिदास के मुझे पता, पर मेघदूत पूरा नाम क्या है इसका? मेघदूत एक पुरानी कहानी। पूरा नाम क्या है भाई इसका? मेघदूत एक पुरानी कहानी। तो सुर साहित्य 1936 की है। नंबर 2 होगी आपकी हिंदी साहित्य की भूमिका, नंबर 3 होगी कबीर, और नंबर 4 कौन सी होगी आपकी? मेघदूत एक पुरानी कहानी। मेघदूत का भाई याद रखना कालिदास जी की है, ठीक है, कभी आप इसमें ऐड कर दो। चलो जी, ये तो इनकी रचनाएं थी भाई। अब चलते हैं इनकी निबंध की तरफ। देखो जी, निबंध में सबसे पहला है भाई मोस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका ईयर भी पूछ सकता है वो, अशोक के फूल। अशोक के फूल। देखो अगर पेपर टफ बनाना तो क्या पूछेगा? अशोक के फूल कौन से वर्ष की लिखी गई थी ना? तो 1948 की है भाई इनकी, 1948 की। नंबर 2 सीरीज के फूल। अशोक के फूल, सीरीज के फूल, ठीक है जी। नंबर 3 कटुज। नंबर 4 कल्पलता। ठीक है, अशोक के फूल, सीरस के फूल, कुटुज, कल्पलता, ठीक है जी। अगली और बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत पूछी जाती है भाई, नाम क्या है इसकी? बाण भट्ट की आत्म कथा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अशोक के फूल, सीरस के फूल, कुटुज, कल्पलता, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये बहुत पूछी जाती है भाई, ठीक है जी। अगली है जी नंबर 6 चारु चंद्र लेखा। क्या भाई? चारु चंद्र लेखा। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगली है जी पुनर्विवाह। ठीक है जी। अगली है जी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका ईयर भी पूछ सकता है भाई, इसका नाम है अनाम दास का पोथा। ठीक है, चलो जी, यानी चारु चंद्रलेखा, पुनर्विवाह, अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा कब किया भाई? 1976 की है भाई। यहां तक कोई दिक्कत? चलो जी आगे की तरफ चलते हैं। अगली है जी सबसे इंपॉर्टेंट इनकी जो रचना है, आलोक पर्व। भाई आलोक पर्व को अभी मार्क करोगे आप इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बारे में मुझे बहुत सारी डिटेल देनी है आलोक पर्व के बारे में, ठीक है जी। आलोक पर्व। अगली है जी संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो। क्योंकि देखो पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रप्रदाय की। और संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो किसकी है भाई? वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। यहां तक कोई दिक्कत? चलो जी
अगली है जी मोस्ट इंपोर्टेंट, अगली भाई क्या है, सिख गुरुओं का पुनः स्मरण। क्या भाई एक रचना की, सिख गुरुओं का पुनः स्मरण। तो भाई ये इनकी रचनाओं के बारे में बात थी। रचनाएं कैसे कैसे हैं, रचनाओं में भाई सुर साहित्य, ठीक है जी, हिंदी साहित्य, कबीर, मेघदूत। आपको सुर साहित्य लहरी में ना फर्क याद रखना भाई, सुर साहित्य लहरी किसी और की है, ठीक है। सुर साहित्य हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, मेघदूत एक पुरानी कहानी। फिर निबंध में आ जाओ तो निबंध में कौन से, अशोक के फूल 1948, फिर सीरस के फूल, फिर कुटुज, फिर कल्पलता, फिर बाण भट्ट की आत्मकथा, फिर चारू चंद्रलेखा, पुनर्विवाह, अनाम दास का पोथा 1976, आलोक पर्व और संक्षिप्त पृथ्वीराज व्यासो, और लास्ट कौन सी है भाई, सिख गुरुओं का पुनः स्मरण। ये तो इनकी भाई रचनाओं के बारे में थी। अब मैं इनके ना जो इन्हें अवार्ड वगैरह मिले हैं उनके बारे में बात कर देता हूँ, इसे रब कर देता हूँ, ठीक है जी। दो रचनाएं जो आजकल पेपर में बहुत पूछ रहा है वो, तो कौन कौन सी जरा मैं आपको बता देता हूँ। नंबर एक तो है, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को बहुत पूछ रहा है आजकल में। नंबर एक है सूरदास का जीवन। ये किसके है भाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, सूरदास का जीवन। और अगली जो बहुत ही ज्यादा पूछा है, यूकेटी प्रेस में भी पूछी जा रही है भाई ये, ठीक है, इसका है क्यों निराश हुआ जाए, क्यों निराश हुआ जाए। ये दोनों की भाई इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग से करवा के लिखवा दी कि सूरदास का जीवन और क्यों निराश हुआ जाए, ठीक है जी। अब बात करते हैं भाई आगे की तरफ इनकी। अब इनके ना जो कुछ अवार्ड वगैरह मिले हैं, जो मतलब मिले हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो जी, ध्यान से लेकर सुनना भाई। इन्हें 1957 में, कब भाई, इन्हें 1957 में पद्म भूषण मिला जी, ठीक है। कब मिला भाई, 1957 में पद्म भूषण। और सबसे इंपॉर्टेंट है जी अगला, इन्हें 1973 में, कब भाई, इन्हें 1973 में आलोक पर्व के लिए, क्या भाई, किसके लिए, आलोक पर्व, ठीक, 1973 में आलोक पर्व के लिए क्या मिला है भाई, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है जी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। यानी कि भाई दो ही मिले हैं, 1957 में पद्म भूषण और 1973 में आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में लगभग सारी इन्फॉर्मेशन थी, और इससे मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आपका फंस भी जाएगा क्वेश्चन इससे अगर पेपर बनता है। तो भाई जो अगली वीडियो होगी उसमें मिलते हैं अगले किसी राइटर के साथ, ठीक है जी। तो भाई तब तक के लिए अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है भाई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है जी। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। थैंक यू।